सभी को नमस्कार मित्रों, भटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आए हुए पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं 2014 के प्रश्न पत्र में जो पॉलिटी के जो प्रश्न थे। तो चलो मित्रों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। कुछ भाषाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, विचार करना है। नंबर 1 गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ये 3 भाषाओं का नाम दे दिया गया है। और उसके बाद पूछा है कि उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणीय का मतलब यहाँ पर है क्लासिकीय, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्राचीन जो भाषाएं हैं घोषित किया गया है। क्लासिकीय या यहाँ पे प्राचीन की बजाय भी यहाँ पे एक शब्द हम लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा। और इंग्लिश में यहाँ पे एक ही शब्द होगा क्लासिक भाषा। कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको क्लासिक भाषा यहाँ पे घोषित किया गया है? मित्रों देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक मापदंड शुरू किया है। 2014 में ये मापदंड दिया गया था, हालांकि उससे पहले भी मापदंड थे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय या क्लासिकीय भाषा माना जाएगा। तो इसमें ये कहा गया था कि जिस भाषा के प्राचीन ग्रंथ 1500 से लेकर 2000 वर्ष प्राचीन हैं, पुराने हैं, तो उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी भाषाएं जिनके जो दुर्लभ ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं वो ग्रंथ 1500 से लेकर 2000 साल पहले लिखे जा चुके हैं, और वो भाषा वहाँ की, या कह सकते हैं कि लोगों की बोलचाल की भाषा रही है, परंपरागत भाषा रही है, तो उसको हम शास्त्रीय भाषा घोषित कर सकते हैं। तो इसमें से अगर देखते हैं मित्रों, गुजराती जो भाषा है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। कन्नड़ और तेलुगु जो क्या है, शास्त्रीय भाषा है। देखिए मित्रों, कौन कौन सी भाषाएं जो हैं हम बात कर लेते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक कुल 6 भाषाओं को क्लासिकीय भाषा घोषित किया गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, जो कि ओडिशा राज्य की भाषा है। टोटल ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय क्लासिकीय भाषा घोषित किया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गुजराती भाषा का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और ओडिया है। ये 6 भाषाएं हैं। आपको इन 6 भाषाओं के नाम बाकायदा याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न कैसा भी आ सकता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनका उल्लेख है, कौन कौन सी भाषाएं उल्लेख नहीं है। प्रश्न कैसा भी बन सकता है क्योंकि 8वीं अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची की कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो वहाँ से हम जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आइडिया लगा सकते हैं। तो गुजराती नहीं है, कन्नड़ और तेलुगु है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 में सी। तो पहले का मित्रों सी है, कन्नड़ और तेलुगु। दूसरा प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये सभी समितियां जो हैं ये वित्तीय समितियां हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वित्तीय समितियां हैं। और प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति है, लेकिन किस बेस पे है हमें ये भी देखना है। देखिए, लोकलेखा समिति की अगर हम बात करते हैं, लोकलेखा उत्तर प्राक्कलन समिति है। लोकलेखा समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 22। टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? लेकिन प्राक्कलन समिति की अगर बात करते हैं तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति या जिसको लोक उद्यम समिति भी कहते हैं, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 का यहाँ पर आंकड़ा होता है। और याचिका समिति यानी कि कमेटी ऑन पिटीशंस में 15 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं। तो
अब यहां पे हमें देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, अनुमान समिति भी बोल देते हैं, सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें 30 सदस्य है, बाकी किसी में 30 नहीं है, इसमें 22 है, इसमें 22 है और इसमें 15 है। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी, प्राक्कलन समिति। हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति करती क्या है। देखिए सरकार जब बजट तैयार करती है तो उस बजट को एक अनुमान, जो अनुमान लगाए जाते हैं बजट के कि इतने पैसा इस क्षेत्र में खर्च हो सकता है, तो उस बजट के अनुमानों की जांच होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए कि एक मंत्री है, उसने कहा कि भी मेरे एरिया में 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। मान लेते हैं रेल मंत्री है और रेल मंत्री जी ने कहा कि रेल के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ खर्च करने हैं बाकायदा उसने उसको उल्लेख कर रखा है। तो प्राक्कलन समिति देखेगी कि रेल मंत्री ने जो 100 करोड़ रुपए मांगे हैं वो किस किस क्षेत्र में व्यय होंगे और क्या वाकई 100 करोड़ चाहिए, यानी जो रेल मंत्री ने जो अनुमान लगाया है 100 करोड़ का, क्या वो सही है। यानी कि जो बजट के जो अनुमान लगाए जाते हैं उसकी जांच जो करता है वो कौन करता है, प्राक्कलन समिति। अब चूंकि देखिए बजट जो होता है वो बजट क्या होता है, अपने आप में धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, और मैंने कहा कि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा का विशेषाधिकार है, क्योंकि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो 30 सदस्य हैं, इस कारण से ये सबसे बड़ी समिति होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। अगला प्रश्न है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, यानी अब पेस्ट खरीद रहे हैं, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि वो जो भुगतान हम करेंगे वो किस में आएगा, वो विक्रय कर किस में आएगा। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर नहीं, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर नहीं होता, ये केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित, ये भी नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित, ये भी नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा ही आरोपित होता है और राज्य सरकार द्वारा ही संग्रहित होता है, ये है उसमें। जब हम केंद्र सरकार संबंधों की बात करते हैं, जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर जो वित्तीय संबंध हम इनके देखते हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, तो वहाँ पर ये बातें आती है कि कौन कौन से कर हैं जो कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र ही उनको संग्रहित करता है, कौन कौन से कर जो केंद्र द्वारा लगाए तो केंद्र द्वारा जाते हैं लेकिन संग्रहित राज्य करते हैं। कुछ कर ऐसे हैं लगाता तो राज्य है, संग्रहित केंद्र करता है, और कुछ कर ऐसे होते हैं राज्य ही लगाता है और राज्य संग्रहित करता है। तो इसमें विक्रय कर आता है टूथपेस्ट में, जिसमें क्या होएगा, राज्य सरकार ही इसको आरोपित करती है और राज्य सरकार ही इसको संग्रहित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों डी। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस
अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोध विषय उपबंध है? यानी कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती है। और मित्रों देखिए हम सभी अनुसूची की बात कर लेते हैं ना, किस किस में क्या जिक्र है, वहां से हमें हमारा उत्तर भी मिल जाएगा। दूसरी अनुसूची जो है वो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का जिक्र करती है। 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करती है। 8वीं अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है और टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानूनों का उल्लेख करती है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव जीतता है और बाद में अगर वो पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो ये दल बदल कानूनों का उल्लंघन होगा, उस व्यक्ति की, उस सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। तो दल बदल का जो उल्लेख करती है मित्रों वो है 10वीं अनुसूची, उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है? देखिए उद्देशिका में ऐसा कोई शब्द नहीं है। डीपीएसपी में बिल्कुल हमारे संविधान के भाग 4, कौन सा भाग? भाग 4 के आर्टिकल 51 में इस चीज़ का उल्लेख है। आर्टिकल 51 जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस है, हमारी विदेश नीति का आधार है। देखिए आर्टिकल 51 में विदेश नीति का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका आधार है कि जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को अपने यहाँ श्रद्धा से लागू करेगा, किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण नहीं करेगा। ये कुछ बातें लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ये सब बातें लिखी हुई है। और ये बातें कहाँ लिखी हुई है? ये बातें लिखी हुई है मित्रों आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51 किस में आता है? डीपीएसपी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीपीएसपी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में
योजना से संबद्ध है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी प्लानिंग से संबंधित है, कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। देखिए वित्त आयोग कभी भी प्लानिंग नहीं बनाता। वित्त आयोग का काम है कि सेंट्रल सरकार ने जो टैक्स जनता पे आरोपित किए हैं उसमें से कितना हिस्सा स्टेट को मिलेगा और ग्रांट के रूप में स्टेट को कितनी राशि मिलने वाली है। सिर्फ दो ही बातें इसमें बेसिकली होती है। हालांकि कुछ और काम भी होते हैं कि राष्ट्रपति अगर कोई और काम सौंपता है तो वित्त आयोग वो काम करता है, लेकिन वित्त आयोग कभी भी प्लानिंग तैयार नहीं करता है, नियोजना तैयार नहीं करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल जैसे कि नाम से स्पष्ट है विकास परिषद, तो ये विकास के लिए प्लानिंग तैयार करती है। जो हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन था पहले, अब तो हालांकि नहीं है 2014 के बाद। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था और जो एनडीसी है उसकी अनुशंसा करती थी, अवलोकन करती थी। यानी इसका संबंध हमारी योजना से है। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, संघीय शहरी विकास मंत्रालय नहीं, संसद, बिल्कुल संसद है। यानी 2 और 5 इसमें उत्तर हैं, यानी कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा मित्रों, सी। छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि एनडीसी और हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, प्लानिंग तैयार करती है देश के विकास के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। यानी मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है उसके क्या क्या काम है हम देखते हैं। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल ये सचिवालय काम करता है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होने वाली है उसमें किन किन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है, क्या कार्यसूची है, क्या एजेंडा है, टोटल तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल सचिवालय सहायता तो सचिवालय ही करेगा, और मंत्रिमंडल सचिवालय की बात हो रही है और मंत्रिमंडल समितियों की बात हो रही है, तो इसके तो नाम से स्पष्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय कौन करेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय करेगा, दूसरा भी सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, वित्तीय संसाधनों का आवंटन सरकार करती है, सचिवालय कभी नहीं करती। तो ये कथन तो इसमें मित्रों गलत हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कथन 1 और 2 सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। माफी चाहूँगा, उत्तर हो जाएगा सी। कथन 1 और 2 सही हैं, तीसरा तो गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे। भी राज्य की सत्ता को लागू करने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता पर, उनके अधिकारों पर रोक लगा दे, या दूसरा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगा दे। दो चीजें हैं भी, जब राज्य वर्सेस व्यक्ति की हम बात करते हैं तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि राज्य महत्वपूर्ण है। अगर कोई सत्ता राज्य को इंपॉर्टेंस दे रही है और व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रही है, और एक सरकार होती है कि व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सरकार कौन सी होती है, और देखिए संवैधानिक सरकार हमेशा वो होती है जो सीमित सरकार है। जो सरकार सीमित है वो संवैधानिक है, यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो इसमें हो जाएगा बी। राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाते हैं व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने के लिए, तो ऐसी सरकार को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इस प्रश्न में, हमें बहुत गौर से देखना इस प्रश्न को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। मित्रों ये देखना, विवेकाधीन, स्वविवेकीय शक्ति की बात हो रही है। सीधा मत पढ़ लेना कि कौन सी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है, वो टोटल शक्तियां जो लिखी हुई है वो राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन वो पूछ रहा है कि इनमें से विवेकाधीन कौन सी है, स्वविवेकीय ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। देखिए, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या ऐसी आशंका भी है तो राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को। उस समय वो मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं करता, ये उसके विवेक पर निर्भर है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी है कि नहीं भेजनी। भेज सकता है, ये उसका विवेक होता है, ये उसकी अपनी बुद्धि से काम लिया गया होता है। दूसरा है मंत्री की नियुक्ति करना।
देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल ही करता है, लेकिन इसमें उसका विवेक नहीं होता। मंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। यानी मुख्यमंत्री बताएगा कि इस व्यक्ति को इस विभाग में मंत्री बना दिया जाए, तो बना दिया जाएगा। उसमें राज्यपाल का विवेक काम नहीं करेगा। ये शक्ति राज्यपाल की है, लेकिन विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। देखिए, आर्टिकल 200 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है कि अगर कोई प्रस्ताव, कोई बिल राज्य विधानमंडल से पारित होकर गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, गवर्नर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, गवर्नर उस पर न हाँ करता है न करता है, इनकी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, और गवर्नर उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। इसमें मंत्री परिषद का, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, जब भी राज्यपाल को चाहे, ऐसा लगे कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजना चाहिए, भेज सकते हैं। उसमें किसी से परामर्श करने की, सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्या है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। देखिए, राज्य के कार्य संचालन के लिए नियम जरूर बनाता है राज्यपाल, लेकिन ये भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो कथन 1 और 3 सही है, और 1 और 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? बी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएगा, राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाता है। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं की जाती। ये सभी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, और ये भी आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के नाम से कुछ भी काम नहीं होता है। सभी काम हालांकि प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद करती है, लेकिन सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। प्रधानमंत्री का अपने आप में कोई काम नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री वो सारे काम करता है जो कि राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। यानी नाम राष्ट्रपति का होगा, काम प्रधानमंत्री करेगा। तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा है, तो ये शब्द क्या है? गलत है। यानी दूसरा कथन ही क्या है? गलत है। तो केवल एक सही है। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 2 फैक्ट दिए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, और हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, संविधान में कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया गया है। संसदीय जो नियम बनाए गए हैं वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र जरूर है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। तो ये कथन भी क्या है? सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, और अगर राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो विधानसभा में लाए जाएंगे। विधान परिषद का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं होगा। तो दोनों कथन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? सी। सी इसका उत्तर है 11वें का। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति को किसके अंतर्गत हम गिनेंगे? देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का विवाद हो जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का विवाद हो जाता है, एक तरफ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं, इनके मध्य को विवाद हो जाता है, तो ये मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में। इसको मूल अधिकारिता बोल दो या इसको बोल दो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक ही बात है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अगर आप बोल रहे हैं तो भी सही है। और आर्टिकल 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख है।
और प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तो मित्रों किस में आएगा? मूल अधिकारिता में आएगा। इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है 132 से लेकर 136 तक। उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध या हाई कोर्ट में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करते हैं तो वो मामले इसमें आते हैं। रिट अधिकारिता आर्टिकल 32 में हम पढ़ चुके हैं। और परामर्श अधिकारिता में क्या होता है कि आर्टिकल 143 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी विषय पर परामर्श देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मूल अधिकारिता। भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो रहती है वो होती है हमारी संसद में। जब 1950 में हमारा संविधान बना था उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1+7 न्यायाधीश थे। वर्तमान में 1+33 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और ये संख्या में वृद्धि संसद द्वारा ही की गई है, समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है? संसद में। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके साथ ही हमारा 2014 का जो प्रश्न पत्र था जिसमें पॉलिटी के 13 प्रश्न थे, हमने जिक्र कर लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।